हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे और उस दौरान हुए बवाल और हिंसा के बाद देश भर के उन तमाम धर्मस्थानों की चर्चा तेज हो गई है जिन्हें दूसरे धर्मस्थानों को तोड़कर या उनके मलबे से बनाने का आरोप है। ऐसा ही आरोप अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी है। एक याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया है। इसे स्वीकार करते हुए सिविल कोर्ट सभी पक्षकारों से जवाब मांग रही है और अगली सुनवाई इसमें 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है। संभल कोर्ट में सर्वे के बाद ये विवाद तमाम जगह इस तरीके से उठ खड़े हुए हैं और हिंदू धर्म से जुड़े पक्षकारों का तर्क है कि इन धर्म स्थानों पर मुस्लिम शहंशाहों और नवाबों ने जबरन मस्जिद या दरगाह बना दी। पूरे देश में ऐसे करीब 1800 धर्मस्थल बताए जाते हैं, जबकि दूसरा पक्ष इसे फसाद करने की साजिश बताता है। दरअसल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के चलते नरसिंह राव सरकार ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप या धर्मस्थल कानून बनाया था, जिसके मुताबिक साल 1947 या आज़ादी मिलने तक जो धर्मस्थल जैसे थे उन्हें वैसे ही रखा जाएगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जिन धर्मस्थलों पर आज़ादी से पहले से कानून विवाद जारी है वहाँ ये कानून लागू नहीं होगा। अदालतों में जब भी कोई नया दावा आता है तो दूसरा पक्ष इसी कानून का हवाला देता है, मगर साल 2021 में तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये व्यवस्था दी थी कि ये कानून किसी धर्म स्थल के वास्तविक स्वरूप की जांच करने से नहीं रोकता। मतलब सर्वे से ये पता लगाया जा सकता है कि इसे बदला गया था या नहीं। इसी के कारण वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और MP में धार की भोजशाला का सर्वे हो चुका है और कहीं भी संभल जैसी हिंसा नहीं हुई। मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धर्मस्थलों का मौजूदा स्वरूप बदलने की इजाजत नहीं देता, तो ये उसकी जांच से भी नहीं रोकता। फिर भी विवाद बंद क्यों नहीं होता है? हम इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले जो खास मेहमान हैं उनमें से बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस चर्चा में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ आलोक पांडे जी बराबर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं अमित तिवारी जी से ये सवाल ले लेता हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और धर्मेंद्र जी और आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अमित जी, यदि कोई अदालत किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां मंदिर बन जाएगा। फिर सर्वे की बात शुरू होते ही विवाद क्यों शुरू हो जाते हैं? और खास बात इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे ये विवाद शुरू होते हैं तो आप लोग भी उसी सियासत में कूद जाते हैं। देखिए आलोक जी, आवाज आ रही जी? देखिए आलोक जी, बहुत स्पष्ट कि अदालत के जो भी प्रावधान है, नियम संविधान के जो भी प्रावधान है, उनको नकार कोई नहीं सकता है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए विभिन्न संगठन, देखिए जिसको को जांच करना है, क्या जांच वाराणसी में नहीं हुई? क्या जांच अन्य जगहों पर नहीं हुई? वहां पर तो कोई उपद्रव नहीं हुआ, सब शांतिपूर्वक रहा। लेकिन जहां पर हम संभल की बात करते हैं तो संभल में जिस प्रकार से चुनावी टीस के चलते सरकार का मंतव्य उन बातों से हटाना था, वो प्रायोजन करने में सरकार सफल रही। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि वहां जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा हत्याएं की गई और उस पर जो आज जो जस्टिस साहब हैं उनकी टिप्पणी आई है कि पुलिस जो है वो सत्ता का पूरा मजा उठा रही, जिस इशारे पर सत्ता घुमाना चाहती उस इशारे पर पुलिस घूम रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल या सर्वे टीम का इकबाल बात में होना चाहिए कि संविधान सम्मत देश में किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए नियम कानून है, उनकी अवहेलना करके कोई बच नहीं सकता। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि जबरन दंगा फसाद कराना
तो उसके लिए प्रशासन हर वो अमला सत्ता के सलाह और मशवरे के अनुसार प्रयोग करता है। हम इस बात को आलोक जी मानते हैं कि जो भी प्रावधान है उस प्रावधान से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का तांडव विगत दिनों में दिखा है, जिस प्रकार से पिस्टल लहराते हुए और पिस्टल चलाते हुए गोलियां देखी गई हैं, यह यकीनन पुलिसिंग व्यवस्था नहीं है, यह संविधान स्वरूप पुलिसिंग व्यवस्था नहीं है। हम देखते हैं कि उन पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। जो लोग दंगे को पीछे से भड़काते हैं वो उन पर कार्रवाई कब होगी? हम इस चीज की मांग करते हैं कि पत्थर एक भी व्यक्ति चलाए वो गुनाहगार हो सकता है, लेकिन पत्थर को चलाने के लिए जिसने उसकाया या जो उसकाने का निरंतर कार्य कर वो गुनाहगार कैसे नहीं हो सकता है? उसके पोस्टर्स कब लगेंगे, उनकी जांच कब होगी, उनके नाम सामने कब आएंगे? ठीक है अमित जी। धर्मेंद्र तिवारी जी, यूपी के संभल में स्थित जामा मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर में भी सर्वे की बात शुरू हो गई है। ये क्या है? अचानक मंदिरों में मस्जिदें क्यों दिखने लगी हैं? और ये जो मंदिरों में मस्जिद तलाशने वाले जो याचिका करता है, ये अचानक देश में इनकी बाढ़ कैसे आ गई है? आलोक जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ऐसा मौका दिया। आलोक जी, मैं कुछ बताना ये चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कैसे ऐसे अजमेर के बाद, काशी विश्वनाथ के बाद, संभल के बाद ये भीड़ क्यों आ गई है? अगर इतिहास में सनातन धर्म के साथ गलत किया है, सनातन धर्म की मर्यादा को अखंडित किया है, विखंडित किया है, ऐसे में जो गलतियां इतिहास में किया है, अगर उसको सुधारने का कोई प्रयास हो रहा है तो इसमें विपक्षी पार्टियों को क्या दर्द होना चाहिए? संविधान के अनुसार ही देश चल रहा है। हमने कोई भी संस्था, कोई भी पक्ष जबरदस्ती घुस के तो सर्वे कर नहीं रहा है। हम तो कोर्ट के पास जा रहे हैं ना, और कोर्ट से ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर ये शिव मंदिर रहा है, अगर ये जैन मंदिर रहा है, अगर जो किताब इस पे पूर्व जस्टिस साहब ने लिखी, उनका नाम मैं बताना चाहता हूं कि हरविलास शारदा जी ने जो इस पे किताब लिखी, तो क्या उस किताब का कोई मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? उस किताब का तो मूल्यांकन होना चाहिए। उस किताब को भी छोड़ दो, अभी तो हमारे पास सनातन धर्म के पास ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जिसको साबित किया जा सकता है, लेकिन ये लड़ झगड़ के साबित तो किया नहीं जा सकता है। कोर्ट के शरण में जा रहे हैं, कोर्ट निर्देशित कर रही, कोर्ट तो एक सीधी बात कर रही है भाई कि आप एक सर्वे कर लो, आप एक सर्वे कर लो। अगर उसमें धर्मेंद्र तिवारी या जो भी सज्जन पिटीशन लेके आए हैं उनकी बात सही रखती है तो हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी के पास, धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी के पास चलूंगा। आलोक पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने विष्णु गुप्ता जिन्होंने ये दाखिल किया है याचिका, उन्होंने तीन पॉइंट्स दिए हैं। एक तो बताया कि दरवाजों की बनावट व नक्काशी, पहला पॉइंट उन्होंने दिया, और ये बताया कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह ही है। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट दिया है उसमें ऊपरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। ऊपरी स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा है कि दरगाह के जो ऊपरी स्ट्रक्चर हैं उनमें भी उनको मंदिरों के अवशेष दिखते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने जो दिया है, पानी और झरने, जहाँ जहाँ उनका ये तर्क है विष्णु गुप्ता जी का, अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि जहाँ जहाँ शिव मंदिर रहे हैं वहाँ पानी और झरने जरूर होते हैं। तो इन तर्कों के आधार पर उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की है। उसी के आधार पर जो संबंधित पक्ष हैं उनको नोटिस जारी की गई है। हालांकि अभी ये सब दूर की कड़ी है कि क्या होने वाला है, क्या सर्वे होगा कि नहीं होगा। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है सभी संबंधित पक्षों को। मुझे लगता है कि इसमें आपका काफ़ी अध्ययन है, इन मामलों में काफ़ी अध्ययन है, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि इस आधार पर क्या कितनी दम है, विष्णु गुप्ता के आधार पर कितनी दम है, और ये जो सर्वे जारी किया गया उसका तो मतलब एक तरीके से साफ है ना कि ऐसा थोड़ी ना है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर ही बना दी जाएगी या दरगाह तोड़ के मंदिर ही बना दी जाएगी। फिर विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला है जुडिशरी का राइट टू जस्टिस, न्याय पाने का अधिकार उस देश में हर एक नागरिक को है। हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, या कुछ कोई धर्म नहीं मानता, सबको न्याय पाने का अधिकार।
अब न्याय पाने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा? न्यायालय में। अब वो न्याय पाने के लिए जब न्यायालय गया तो वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ, ये न्यायालय तय करेगी। पहला बात ये है। तो अगर हिंदू सेना के व्यक्ति गए हैं तो उनका ये लीगल राइट है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि यह गलत काम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है किसी भी मैटर को लेकर के। दूसरा बात है कि न्यायालय ये देखेगी कि जो मुकदमा वाद दाखिल हो रहा है क्या उसमें सुनवाई योग्य है। इसी मैटर पे लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने और रिफाइंड तरीके से प्रमाण रखे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो गेट बना है, जो दरवाजा बना है, उसमें जो सामग्री प्रयोग है वो मंत्री के ऑफिस। तो न्यायालय को अगर लगता है कि इस पर बात सुना जा सकता है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसको लेकर के अगर बात के राजनीतिक दल एक धार्मिक समूह के लोग अपने धर्म के लोगों को बरगलाते हैं, उत्तेजित करते हैं, और इससे देश का माहौल खराब होता है। मैंने कई मुस्लिम नेताओं के बयान सुने, उन्होंने कहा देश का सौहार्द खराब हो जाएगा। क्यों सौहार्द खराब हो जाएगा? कोई व्यक्ति लगता है कि हमारे साथ गड़बड़ हुआ है, वो न्यायालय गया, आपको लगता नहीं ये तो बिल्कुल प्योर है, ये दरगाह ही है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो आप अपना प्रमाण दीजिए और दरगाह आपको मिल जाएगी। इसमें कहाँ कोई विवाद की बात है? विवाद को जबरदस्ती पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि देश का जो कम्युनल हार्मनी है वो टूटे। कम्युनल हार्मनी बनाए रखने की जिम्मेदारी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं है, हर व्यक्ति है, वो चाहे माइनॉरिटी क्यों ना हो। वो धमकी नहीं दे सकता, वो कोई मौलवी हो, मौलाना हो, या कोई पंडित हो, पुरोहित हो, कोई व्यक्ति हो, वो ये नहीं कह सकता। ये भी गलत है कि वो धमकी दे रहा है कि देश का सौहार्द खराब हो जाएगा। न्यायालय में जाने से सौहार्द कैसे खराब हो जाएगा? दूसरी बात, अगर मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो दूसरी बात होगी, और अगर दरगाह ही है तो बात दूसरी होगी। कोई अगर डिस्प्यूट है तो कहां जाएंगे हम? अब वो समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि छोटे छोटे जज, अब जज की हैसियत, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, उन्होंने कहा छोटे छोटे जज इस देश में आग लगाना चाहिए। आपने ठीक है, डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है आलोक जी, आपने सवाल खड़ा किया, इसका जवाब भी अमित तिवारी जी से ले लेते हैं। हालांकि इनकी पार्टी के नहीं, लेकिन इनके सहयोगी दल के नेता है रामगोपाल यादव जी का जो उन्होंने बोला है, आलोक पांडे जी ने बताया कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। क्या ये अदालत की नाफरमानी नहीं है? देखिए, उन्होंने आलोक जी, रामगोपाल जी ने क्या बोला है वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम इस बात को जरूर नहीं, इस तरीके के बयान देखिए आपके इंडिया ब्लॉक के साथी हैं, आपके इंडिया ब्लॉक के साथी हैं, और अगर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ये इस तरीके से बयानबाजी होती है तो निश्चित रूप से उस पर आपसे जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि आपके सहयोगी दल के नेता हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी सदैव संविधान और न्यायालयों का सम्मान करती है, और हम चाहते हैं कि हम उन्हीं मूल्यों का सम्मान करें। लेकिन हम अब सुनेंगे, हमने आपके बीच में टोका टाकी नहीं की साहब, हमने बस हम इस चीज को बताना चाहते हैं कि अगर न्यायालय ने संबंध में सर्वे की इजाजत दी तो एक टीम को दी थी, एक ऑर्गेनाइज टीम थी जो करने गई थी, लेकिन उसके पीछे हुड़दंग करने की जो इजाजत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई, ये प्रशासन का फेलियर नहीं है आलोक जी? क्या हम इस पर सवाल नहीं पूछेंगे क्या कि जो टीम सर्वे करने गई थी उसको तो इजाजत कोर्ट से मिली थी, हम उसका सम्मान करते हैं, और संभल के लोगों ने पहले भी सम्मान किया जब सर्वे हुई, लेकिन जो उसके पीछे हुड़दंग वाली एक टीम भेजी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको किसने भेजा था साहब? उसको कौन सा कोर्ट का आदेश आया था? शर्म आती है उन लोगों पर जो इस प्रकार की बयानबाजी पर, जिनके मुंह में दही जम जाता है। पर भी तो एक बार प्रश्न करिए, ये भी तो जस्टिस के खिलाफ है ना, ये भी तो अदालत की अवमानना है ना कि जो टीम सर्वे करने जा रही है उसके पीछे 50 हुड़दंग लगा दोगे और वहां पर जाकर हुड़दंग ही करेंगे उस पर। ठीक है अमित, ठीक है अमित, आपके पास आऊंगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई, अभी आप जिस किताब का जिक्र कर रहे थे उसका नाम है हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। हरविलास शारदा जी की किताब का आप जिक्र कर रहे थे ना, सिर्फ एक किताब के आधार पर इतना बड़ा दावा किया जा सकता है जो याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता कर रहे हैं? आलोक जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी अनुभव है आपको। केवल इस किताब का हवाला नहीं है, काशी विश्वनाथ में क्या हुआ, काशी विश्वनाथ में क्या हुआ आप सब देख रहे हैं। मेरा मानना यह है
कि इन सर्वे, जो भी सर्वे हो रहे हैं, इनसे मुस्लिम पक्ष को, सीधा नाम दे रहा हूं मैं, मुस्लिम पक्ष को कोई समस्या है ही नहीं। समस्या केवल और केवल कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों को है। समस्या हुड़दंगई मचाने की है, जो हुड़दंगई मचाते हैं और अदालत के फैसलों की अवहेलना करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जातीय और उन्मादी दंगा फैलाना है। जिस भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र विकास के मुद्दों से हटाना है, रोजगार से ध्यान भटकाना है, गरीबी से ध्यान भटकाना है, महंगाई से ध्यान भटकाना है, और जो युवाओं को रोजगार मिल सकते थे, डेवलपमेंट मिल सकता था, उस पर बिल्कुल मौन रहना है और उसके पीछे हुड़दंगई करनी है। और कुछ समय हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो भाजपा के साथी से पूछना चाहते हैं कि सर्वे टीम के पीछे हुड़दंग मचाने का काम किया गया है, ये अदालत का कौन सा आदेश था? ठीक है, ठीक है, ठीक। आलोक जी के पास चलेंगे, आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, हमारी भारतीय संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब वाली रही है और उस देश में क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि लोग गंगा जमुनी तहजीब को थोड़ा आगे बढ़ाना है। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब मिलजुल कर चलने की। लेकिन सर ये बताइए, प्रयास के आगे यमुना कहाँ है? यमुना का अस्तित्व ही गंगा में मिलने से है, तो गंगा जमुनी तहजीब का कब बनेगी? तो गंगा में यमुना सर्वे है जिसमें धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, आलोक जी आप बोलिए। धर्मेंद्र जी के पास जाएंगे अभी जी। तो मैं मानता हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब की नीयत ही है गंगा में यमुना का मिलना। कब मिलेगी यमुना गंगा में? कौन बड़ा है कौन छोटा? गंगा बड़ी है, यमुना छोटी है। तो मैं मानता ही नहीं गंगा जमुनी तहजीब। इस देश में इस्लाम और हिंदू तेल और पानी की तरह रहते हैं, एक साथ हैं और एक साथ नहीं है, तेल और पानी। अब इस कड़वी सच्चाई है, जब मैं बोलता हूँ तो बुरा लगे, लेकिन जैसे तेल में पानी रहता है, बस इस्लाम धर्म हिंदू धर्म ऐसे ही है। माफ कीजिएगा कठोर शब्द है, मैं बचता हूँ इससे। दूसरी बात, कांग्रेस ने कहा कि वो न्यायालय का सम्मान करती है। जांच करिए साहबानों का केस, भारत की पार्लियामेंट पे सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की जांच बता करके, मैं जांच बताता हूँ क्या कहा था कांग्रेस के एक नेता ने कि ये तेली लोग न्याय करेंगे, इस्लाम की व्याख्या करेंगे भारत के पार्लियामेंट के अंदर। आपकी गलती, मैंने एक सब बोला था, आप बोलिएगा। मैं फिर कहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की जांच बताई थी साहबानों के केस में कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने। ठीक आलोक जी, ठीक है। अमित भाई, ये तो आपको भी पता है ना, आप इतिहास में है कि मुगल कालीन काल में जब मुगल आए यहाँ पर तो उन्होंने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में तब्दील कर दिया, और उनमें से काशी, मथुरा एक उदाहरण नहीं है, 1800 ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और अगर उस पर अदालत की इजाज़त से ये सर्वे होता है और ये पता करने के लिए कि क्या ये उन 1800 मंदिरों में ये भी शामिल है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम और बहुत सियासत, बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित भाई। आलोक भाई, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया। हम जानते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो था, 1991 का था, उसके तहत ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए, संभल में जिस प्रकार से पहले दिन मस्जिद का सर्वे हुआ, किसी ने नहीं रोका, सब शांतिपूर्वक शामिल थे। लेकिन आप समझिए ना, हम दूसरी बात यही तो कहते हैं कि जो सत्ता कराना चाहती थी वो न्यायालय के आदेश पर पहले दिन सर्वे हुआ, जिस प्रकार से दूसरे दिन होना चाहिए था। लेकिन जो 150 हुड़दंगी पीछे बैठे हुए थे, जिन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, वो हुड़दंगी क्या कर रहे थे? वो हुड़दंगई हुई है, जो नारे लगे हैं जिस प्रकार से, तो क्या उनको भी कोर्ट का कोई लेटर, ऑथराइज लेटर प्राप्त था क्या? दूसरी बात आलोक भाई, मैं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस प्रकार से पुलिस ने रवैया अपनाया है, निरंकुश रवैया, गोलियां चलाई हैं, लोगों की जिंदगियों को छीना है, ये किस कानून का हवाला देकर के ऐसा हो रहा है? ये किस एक्ट के तहत हो रहा है? ये इसका आदेश न्यायालय से लेकर आए थे, आज न्यायालय से लेकर के। मैं आलोक भाई, मैं इस बात को भी मानता हूं कि किसी भी तरफ से गोली चलना, पत्थर चलना इस आवाम में, इस डेमोक्रेसी में, इस जमहूरियत में उसका कोई स्थान नहीं है।
लेकिन हम इस बात को भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं अमित जी, पुलिस लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस महिलाएं प्रकार से पत्थरबाजी कर रही है निरंकुश और उनके शॉट्स, उनकी तस्वीरें निकल कर आ रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, हाँ, ये भी हमने बहुत कहा चिंता ना का भाई, विषय है। हमने कहा कि इस जमहूरियत राहुल गांधी से क्या लोकतंत्र होगा? में, अरे सुनिए ना, इस लोकतंत्र में राहुल गांधी से एक भी क्या पत्थर होगा? अगर उठा करके कोई फेंकता है वो भी गुनाहगार है। लेकिन हम इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पुलिस के तमंचों से निकली हुई गोलियां जो उन बच्चों को छलनी करके चली गई, जिन्होंने माताओं के सुपुत्र को छीन लिया, वो जस्टिफाई नहीं कर सकती इस लोकतंत्र में। इस बात को जरूर कहेंगे, वो कैसे जस्टिफाई हो सकती? ठीक है अमित भाई। धर्मेंद्र जी, सर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आपको कब तक मस्जिदों और दरगाहों में मंदिर दिखते रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो देख ही नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने तो पहले ही कह दिया कि अयोध्या की लड़ाई हो गई है, मथुरा हमें आप दे दो, हमारा इसके बाद कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि कोई भी एक पक्ष अगर कोर्ट में आलोक जी जाता है और वो कोर्ट से सर्वे कराने का आदेश ले आके सर्वे करता है और एक बार सर्वे हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दोबारा सर्वे के समय जो प्लानिंग करके रखी गई, आज आपने एक फोटो चित्र देखा होगा, एक वीडियो हम देख रहे थे टीवी चैनल पे ही, जिसमें ट्रक भरे हुए पत्थर ले जा रहे हैं, एक ट्रक भरा हुआ पत्थर जा रहा है विदाउट प्लानिंग। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल कैसे हुआ? वो दूसरे दिन जिस प्रकार से पीछे से हुड़दंगई हुई थी, जो नारे लगाए गए थे, जो भड़काए गए थे, जो चीजें जस्टिफाई कैसे करोगे? इन्होंने ये पुलिस के ऊपर पथराव किया और अब तो आज आपको पता चलेगा कि वो जिसके बंदूक से गोली निकली है, जिसकी हत्या हुई है, जिसके बंदूक से गोली निकली है, हमें खबर आई है कि वो भी करीब करीब पुलिस के गिरफ्त में है। तो समाजवादी पार्टी का ये आरोप कि पुलिस की गोली से किसी की जान गई, ये गलत है। पुलिस की गोली से किसी की जान नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। आपको जस्टिफाई कर लो, डबल तमंचा लगा के बोलो। वहां जो जान माल का नुकसान हुआ सपा की रणनीति से हुआ। अब रही बात मंदिरों में मस्जिद खोजने की, मंदिरों में मस्जिद खोजी नहीं जा रही है, मस्जिदें चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मस्जिद ये मंदिर था, मस्जिदें चिल्ला के कह रही है कि ये मंदिर था। काशी विश्वनाथ ले लो आप, कृष्ण जन्मभूमि ले लो आप, और सबसे बड़ी तो बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, कैसे मंदिर बना, मलाई खाया ना उन्होंने भ्रष्टाचार की, हर जनमन के, उसके बाद भ्रष्टाचार की मलाई मिली ना प्रभु श्री राम की। इनकी जो आप इन सपा के लोगों की बात कर रहे हैं, इनकी मानसिकता आप देखो ना, जो राम भक्तों को कटवा के सरयू में फेंकवा सकता है, वो ऐसे सर्वे होने देना ही नहीं चाहता है। ठीक है। आलोक पांडे जी, राजनीति में ऐसी घटनाओं के जरिए जो ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है ना, उसको आप समझ रहे होंगे। इससे पक्ष और विपक्ष दोनों का फायदा हो जाता है, दोनों को लगता है कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो गया, लेकिन इससे देश का अमन चैन जो बिगड़ रहा है, इससे देश का जो लोकतंत्र खराब हो रहा है, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, 2 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूं आलोक जी बोल सकता हूं? जी बिल्कुल बोलिए, लेकिन बहुत जल्द, बहुत 10 सेकंड में खत्म करिएगा अपनी बात। जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की है। मुहर्रम का जुलूस तभी निकलता है कि कहीं आप पत्थरबाजी देखे हैं? हिंदुओं के जुलूस पे पत्थरबाजी, हिंदुओं की पूजा पे पत्थरबाजी, दुर्गा पूजा में पत्थरबाजी, तो इस देश में अमन चैन बनाने के लिए हिंदू कुर्बानी देता रहेगा। अमित जी इसका जवाब दे दें। देखिए, हम बहराइच पे जाना चाहते हैं कि बहराइच में जिस प्रकार से अमन चैन बनाने के लिए एक व्यक्ति को झोंक दिया गया और उसके बाद जिस प्रशासन की मदद से वहां पर दंगे कराए गए, वो क्या है? ये हमें तो इस बात को समझ में नहीं आता कि ये लोग प्रशासन की गोलियों को जस्टिफाई कैसे करते हैं और किस मुंह से बातें कर लेते हैं कि प्रशासन की गोलियों को नोट पर लगाया गया हो, उनको जस्टिफाई कैसे कर लेते हैं? ठीक है आलोक जी ठीक है। धर्मेंद्र जी ठीक है। अमित जी ठीक है। आलोक जी आपने सवाल समझ लिया कि मैं दोबारा बताऊं आपको, दोबारा बोलूं? ये जो ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है देश में, ये पक्ष और विपक्ष, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों का फायदा इसमें
कहीं ना कहीं छुपा है, लेकिन देश की जनता इससे परेशान हो रही है। देश का लोकतंत्र पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, देश के अमन चैन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, ध्रुवीकरण तो स्वतंत्रता के बाद जब से पहला चुनाव हुआ उसका कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस जन्मी, कांग्रेस का ध्रुवीकरण क्या, इस्लामिक ध्रुवीकरण, उसके साथ फिर हिंदुओं को बांटा जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है हिंदू ध्रुवीकरण। अल्टीमेटली ध्रुवीकरण देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात बताने में सक्षम हो गई है कि हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कभी हिंदुओं को हिंदू के रूप में देखा नहीं। उसे देखा सवर्ण के रूप में, उसे दिखाया ओबीसी के रूप में, और मुसलमानों में 72 जातियों को उसने दिखाने नहीं दिया। तो अगर मूल कोई दोषी है ध्रुवीकरण कराने का तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। भारतीय जनता पार्टी उसके कदमों पे, उसके निशा पे चल रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत की हार्मोनी के लिए किसी भी तरह का ध्रुवीकरण ठीक नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की है। केवल मेजोरिटी ऑफ द पीपुल, हिंदुओं की अकेले नहीं है। जो जितने भी मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन है सबको समझना होगा कि नेताओं के बहकावे में आएंगे। अब देखिए, संभल में 2,500 FIR हुई, 2,500 ज्ञात अज्ञात मिला करके 2,500 परिवार बर्बाद होना है। कोई सत्ता में कांग्रेस के नेता मुकदमा लड़ते जाएगा? नहीं जाएगा। तो पत्थर उठाने के पहले ये सोचना जरूर चाहिए कि अगर आप एक पत्थर उठाएंगे तो जो कानून की लाठी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन नेताओं के प्रोवोकेशन से कहीं न कहीं पर जनता को बहुत हानि उठानी। ठीक है आलोक जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आलोक जी, अमित जी और धर्मेंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। सभी पक्षों को ये बात याद रखना चाहिए कि इतिहास में जो हुआ उसका बदला वर्तमान से नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में जिन धर्मस्थलों पर विवाद या दावा किया जा रहा है उनका समाधान हिंसा या बदले से नहीं हो सकता। इसका समाधान या तो आपसी सहमति से हो सकता है या कानूनी रास्ते से। ये दोनों रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन किसी और रास्ते की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम सबके लिए घातक हो सकते हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग।